हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। दोस्तों, क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की दूसरी एन सी आर टी है, अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, दूसरी एन सी आर टी का नाम होता है पॉलिटिकल थ्योरी। उससे हम लोग चैप्टर 2 को देखते हैं, जिसका नाम है फ्रीडम। चैप्टर 1 के बारे में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी क्यों करना चाहिए, उसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, क्या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या एक्टिवली पॉलिटिक्स में अगर पार्टिसिपेट ना भी करें या पैसिवली भी ना करें, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो क्या पॉलिटिकल थ्योरी कहीं ना कहीं हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करती है क्या। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जानी थी। अब उस चैप्टर के अंदर आपको समझाया गया था कि अलग अलग ज़माने में, अलग अलग समय में, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मेडिवल टाइम्स एंड टू मॉडर्न टाइम्स, जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थ्योरिस्ट जो रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि एंशियंट टाइम से, प्राचीन ज़माने से लेकर मध्यकालीन ज़माने की सीमाओं को टच करते हुए आज हमारे जीवन में वो एक आधुनिक ज़िंदगी का हमारे पार्ट हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा का जो जीवन होता है, डेली लाइफ जो होती है, उसके अंदर वो प्रिंसिपल्स, वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज़, वो एथिक्स हम अपनाएं, दूसरे लोग अपनाएं। अगर वो हमारे छिनते हैं तो सरकार या फिर सरकार के जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनको हमारे बिहाफ पर, हमारे लिए उनको सिक्योर करवाएं उन सारे वैल्यूज़ को। उनमें से पहली ऐसी क्वालिटी, पहला ऐसा वर्च्यू मैं कहूँगा इसको, जो आपके सामने आ रहा है, वो है फ्रीडम। ठीक है, एक एक के ऊपर एक एक डेडिकेटेड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फ्रीडम। और इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स के साथ लिंक करते हुए आप जान जाओगे कि मैं आपको बता रहा था जैसे कि डिफरेंस क्या होता है जब हम बात करते हैं फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी। अभी तक आप लोगों के लिए दोनों टर्म ये सेम हुए हैं, लेकिन अगर आप इसको फिलोसफी के हिसाब से जानोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों अलग हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम केस स्टडी भी जानेंगे म्यांमार, बर्मा की लीडर ओंग सेंग सू की और साउथ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला जी की। ठीक है, तो चलो चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। राइटर आपको सबसे पहले एक नॉर्मल कहानी जैसे हर चैप्टर में बताता है, वो आपको बता रहा है। पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है, राइटर का कहना है कि मानव इतिहास में हमें बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री को पढ़ते हुए कि कुछ लोग और जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने उन्होंने अपना पावरफुल ग्रुप बनाया, अपना वर्चस्व बनाया, और उस पावरफुल ग्रुप को बनाने की वजह से उन्होंने दूसरे लोगों को डोमिनेट करा, उनको बंदी बनाया, बंधुआ मजदूर बनाया, और कुल मिलाकर उनका एक्सप्लॉयटेशन करा। ठीक है, यानी कि राइटर हमें ये बताना चाह रहा है, ध्यान से समझना, यही चैप्टर की जिस्ट बनेगी। ये सारी कहानियां ना पॉलिटिकल थ्योरी में इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स रश में ना सिर्फ कोर चीज़ों को निकालना चाहते हैं इस चैप्टर से। आपका एनालिसिस की जो थिंकिंग पावर होती है ऐसी चीज़ों से खुलती है। जैसे लक्ष्मीकांत के अंदर सबसे वाहियात जो चैप्टर है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स की नज़रों में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन उससे आते हैं, लेकिन सबसे वाहियात चैप्टर जिसके अंदर जीरो एनालिसिस है, जीरो, अगर कोई उसको मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ ना पढ़े, वो है पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत का। ठीक है, जिसकी लाइन पहली कहती है, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। सबसे वाहियात चैप्टर है वो आपकी बुद्धि को कभी नहीं खोल सकता वो चैप्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फिलोसफिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर छोड़ो, हम बात करते हैं। राइटर हमें कह रहा है कि इंसान के इतिहास में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो इतने पावरफुल बन जाते हैं कि दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। यानी कि राइटर यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि जिनके भी पास पास में पावर रही है, अब पावर बहुत सारे तरीक़ों से आ सकती है। जैसे आज आप पावर को पॉलिटिक्स में दो प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश करते हो। एक आप बोलते हो कि मनी पावर, और एक आप बोलते हो मसल पावर। आपका मानना ये कि ऐसे ही जो पर्सन होता है जिसके पास मनी पावर या मसल पावर हो,
वो राजनीति में डोमिनेट करता है, ठीक है। एग्रीड। पावरलेस पर्सन कभी भी राजनेता नहीं बन सकता, मानते हो इस चीज को? कंटेम्प्रेरी रियलिटी तो यही कहती है ना। बताओ, इस चीज में हम कोई डिनाई कर सकते हैं क्या इस बात को? है ना। चुनाव लड़ना और चुनाव में जीतना क्या पीसफुल तरीके से हो जाता है? क्या आप इस बात का आश्वासन दे सकते हो, गारंटी दे सकते हो कि जो भी पर्सन चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, उसको एक खरोच तक नहीं आएगी, बिना मार काट के वो पीसफुल तरीके से इलेक्शन जीत जाएगा, जनता का दिल जीत लेगा, बिना दारू पिलाए, बिना चिकन मटन खिलाए? बताओ, नहीं होता ना ऐसा। कंटेम्प्रेरी रियलिटी इंडिया की तो नहीं है ऐसी। तो यानी कि कुछ लोग पावर जो है उनके पास मनी एंड मसल पावर होती है, तो वो पॉलिटिक्स के एरेना में डोमिनेट करते हैं अपनी पावर को, और दूसरे लोगों का शोषण होता है। जब ये पावर एक्सरसाइज अपनी करेंगे तो किसी के ऊपर तो पावर अपनी एक्सरसाइज करेंगे ना। तो यहां से दो कैटेगरी ऑफ लोग निकल कर आते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है रूलर। ध्यान से समझना। रूलर रूलर की खास बात क्या होती है? ये लिमिटेड लोग होते हैं। और दूसरे होते हैं रूल्ड। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन मासेस विच आर मैनी इन नंबर। और रूलर्स की खास बात क्या होती है? रूलर्स आर फ्यू, ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन अगर रूलर है, एक तो उसके नंबर कम है, लेकिन फिर भी एक तो उसके नंबर कम है, लेकिन फिर भी उसकी पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरे रूल्ड सेक्शन, नंबर बहुत ज्यादा, अगर असली में कहीं लड़ाई हो रही हो तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नंबर वाले लोगों का ग्रुप जीतेगा, लेकिन ये फिर भी पावरलेस है। या फिर हम ऐसा कह लें इनकी पावर कम है। इनमें से कुछ लोग जो होंगे वो तो बिल्कुल ही पावरलेस होंगे, कुछ की पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी, कुछ की पावर बाकियों से कम होगी, ठीक है। अब अक्सर इस प्रक्रिया में क्या देखा जाता है, जब भी रूलर रूल्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर, प्लीज समझना मेरी बात को, जब भी रूलर जिसके ऊपर रूल कर रहा है उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो नंबर ऑफ पर्सन हो, उसके लिए जब भी वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बना रहा है, ठीक है, तो हमेशा रूलर या फिर लिमिटेड लोगों से बनी हुई, जिसको आप आम भाषा में कहते हो सरकार, वो हमेशा यही चाहेगी कि जो पावर है वो हमारे हाथ में ही रहे। अब इस चीज के लिए जो रूल्ड सेक्शन है, जो कॉमन मासेस हैं, वो हमेशा एक चीज के भूखे होते हैं, और वो भूखे होते हैं एक चीज के, विच इज फ्रीडम, या जिसको आप आम भाषा में ये भी कह सकते हो, अभी मैं आपको बता रहा था, आप चाहे उसको फिर फ्रीडम कह लो या फिर आप उसको लिबर्टी कह लो। इस चीज की जनता भूखी होती है। बहुत बार रूलर जो होता है, दो तरह के रूलर हो सकते हैं। जनता को जो खुश रख रख कर अपना रूल कंटिन्यू करते चले। मैं अपने एरिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो एक ऐसा सांसद हूं, ऐसा एमपी हूं, मैं हर किसी के बारे में ख्याल रखता हूं, कोशिश ये करता हूं कि किसी के साथ अन्याय ना हो किसी भी ग्राउंड पर। मैं अगर हिंदू, मैं अगर ब्राह्मण, तो मैं क्षत्रियों का, बनियों का, मुसलमानों का, सरदारों का, जाटों का, गुज्जरों का उतने अच्छे से ही ध्यान रखूंगा जितना मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों का रखता हूं, मतलब जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं, ताकि लोगों के सामने गलत छवि पेश ना हो कि ये तो हिंदू है तो हिंदू लोगों का भला कर रहा है, ये तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोगों का भला कर रहा है, बाकी सबसे नफरत कर रहा है। तो एक तो हो गया मैं पीसफुल तरीके से लोगों की मैंडेट, लोगों की सहमति,
लोगों के साथ उनका सपोर्ट पाकर मैं कंटिन्यू रहूंगा तो लोग हर बार मुझे ही चुनेंगे। एक होता है कि जब मुझे पता लगने लग जाता है एक रूलर है वो ऑटोक्रेटिक बनने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी पावर को इस वे में एक्सरसाइज कर रहा है कि उसकी पावर की टेंडेंसी हमें डिक्टेटोरियल नेचर की लग रही है। इन दोनों ही केसेस में रूलर को पता है कि वो सत्ता में कभी भी नहीं आ पाएगा दोबारा से। तो वो रूलर क्या करेगा, अपनी पॉलिसीज को, अपने एक्शंस को, अपने आप कह लो कि गवर्नमेंट मशीनरी को इस प्रकार से यूज करेगा कि लोगों की जो फ्रीडम है, लोगों की जो फ्रीडम है, लोगों की जो लिबर्टी है, वो या तो ग्रैब कर ली जाए, वो या तो ग्रैब कर ली जाए, जकड़ ली जाए, या लिमिटेड कर दी जाए, या टर्मिनेट कर दी जाए। और हम जानते हैं इंसान जो है हमेशा एक ही चीज का भूखा होता है, और वो है उसके लिए फ्रीडम या फिर लिबर्टी। इन्हीं चीजों का भूखा होता है इंसान। उसको आप रोटी कम दो, सारी चीजें कम दो, चलेगा, लेकिन उससे उसकी आजादी नहीं छीनी चाहिए। ठीक है। और उसमें दो चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने इनकी दिमाग पर खोपड़ी पर बनाया ये एफ और एल, फ्रीडम और लिबर्टी। ठीक है। ये दो चीजों से डिराइव होती है। एक तो सबसे पहले आपके मन के अंदर विचार उत्पन्न होगा और फिर आपकी जबान चलना शुरू होगी। जब आपकी जबान चलना शुरू होगी आप कहोगे इट इज माई फ्रीडम, इट इज माई लिबर्टी फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और वो हो सकता है जो रूलर हो, जो रूल्ड कर रहा है सेक्शन को, कॉमन लोगों के ऊपर। मैं रूल्ड करने का मतलब अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है। वो रूल कर रहा हो सकता है, उसको आपकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पसंद ना है, क्योंकि आप इसको ऐसे यूज कर रहे हो कि वो जो है वो पावर से जा सकता है, जनता का ओपिनियन उसके खिलाफ हो सकता है, कुछ भी। तो रूलर आपके राइट्स को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, और अगेन उस राइट्स में सबसे कोर वे में जो आपके राइट को सप्रेस कर जाएगा वो कर जाएगा आपके फ्रीडम और आपकी लिबर्टी को, क्योंकि आप मुंह बहुत चलाते हो रूलर की नजरों में। रूलर की नजरों में आप मुंह बहुत चलाते हो, आपकी जबान बहुत चलती है, या आपके एक्शंस बहुत ऐसे हैं कि वो सत्ता से जा सकता है या जा सकती है। और इन दोनों ही लोगों को, ऑंग सेंग सूकिया को और नेल्सन मंडेला को, अभी हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे केस स्टडी दोनों की, रियल केस स्टडी, कि इनको इसी के चलते हाउस अरेस्ट का सामना करना पड़ा था। और वो भी इतने साल कि एक पर्सन का जीवन का जो एक एनर्जेटिक फेस होता है, जिसमें हमारे जीवन जीने के मेन पल छुपे होते हैं, उस उम्र में, और वो उस उम्र से लेकर ऑलमोस्ट जब पर्सन अपने एल्डरली फेस को टच करता है, एल्डरली फेस कह रहा हूं मैं, ओल्ड एज को ऑलमोस्ट जब टच करता है, तब जाके दोनों छूटे हैं। ठीक है। इस एनेक्डोट से मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कि इस चैप्टर की जिस्ट होने वाली है। तो समझ गए? यानी कि हो सकता है कंट्री के अंदर पॉलिसी मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग, कोई भी एक्ट जो हो वो इस प्रकार से लाए गए हों, लाए जा रहे हों, या लाए जा चुके हों। संविधान लाया जा चुका होता है, एक्ट्स, पॉलिसी, रूल्स बन रहे होते हैं, और आने वाले टाइम में और भी आएंगे। हो सकता है कि किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो कि लिमिटेड है, उनके पास पावर ज्यादा आती जाए, दूसरों के पास उनकी पावर छिनती चली जाए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनकी पावर को छीन लेंगे। और यहां पर एक चीज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कि क्या लोगों की जो पावर छीनी गई, सब कुछ छीनी गई, ठीक है, लेकिन क्या उनसे उनका फ्रीडम, क्या उनसे उनकी लिबर्टी को तो नहीं छीन लिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है।
बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन। वैसा नहीं है कि सारे लोग, अगर रूलर एक ऐसा आके बैठा हुआ है जो कि, या फिर लिमिटेड लोगों की सरकार है, अब रूलर या डिक्टेटोरियल है, ऑटोक्रेटिक है, वो सिंगल पर्सन सरकार चला रहा है, ठीक है। जैसा कि मैक्सिको के अंदर एक पार्टी थी, वन पार्टी सिस्टम चलता था वहां पर, पी, मैं इसका आपको बता चुका हूं, पी आर आई, इसको उल्टा पढ़ा जाता है। पी आर आई मैक्सिकन एक वर्ड होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करा जाता है तो उल्टा पढ़ा जाता है इसको, इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। लिखा जाता है लेकिन पी आर आई, बोला कैसे जाता है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो इसका एक लीडर था, नाम याद होगा शायद से आपको, प्लूटार्को एलियास कैलिस, ठीक है। इसकी पार्टी थी पीआरआई, और इसने इलेक्शन करवाना बंद तो नहीं करा था, लेकिन और किसी पार्टी को एग्जिस्ट करने नहीं देता था। दूसरी पार्टी अगर एग्जिस्ट होती थी तो ये बोलता था कि मुझे ही वोट, मेरी ही पार्टी को वोट दिया जाए। सिमिलर रवैया हमें अर्स्टवाइल यूएसएसआर में भी देखने को मिलता है, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी, वहां पर भी सिंगल पार्टी सिस्टम था, सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। दिक्कत हमें जब सरकार डिसीजन ले, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिक्कत हमें जब सरकार डिसीजन ले रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें दिक्कत इससे नहीं होती कि सरकार अगर ये डिसीजन ले, क्योंकि फिर तो कंट्री का जो नेचर होता है वो सोशलिस्टिक मॉडल के ऊपर होता है। दिक्कत हमें तब आती है जब सरकार इन इकोनॉमिक स्फीयर को छोड़ के सिटीजन्स के प्राइवेट स्फीयर में एंटर करने लग जाती है, ठीक है। प्राइवेट स्फीयर में एंटर करने लग जाती है, और सरकार इस प्राइवेट स्फीयर में एंटर करते हुए फिर डिसाइड करती है कि लोग जो हैं वो क्या रिलीजन चुनेंगे, ठीक है। लोगों के पास किस किस तरह की फ्रीडम होगी, लोगों के पास इस फ्रीडम के चलते किस किस प्रकार के राइट्स होंगे, उन राइट्स के ऊपर किस किस प्रकार की बंदिशें होंगी, लिमिटेशंस होंगी। तो कुल मिलाकर जब ये सोशलिस्टिक मॉडल बन गया था, और उस पर यूएसएसआर में या फिर बहुत सारी कंट्रीज में बन जाता है कम्युनिस्टिक मॉडल, कम्युनिस्टिक मॉडल जिसको आप कहते हो, इधर जिसको आप कहते हो कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म क्या होता है, इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट क्रूअल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। सरकार सरकार इकोनॉमिक स्फीयर को छोड़कर बाकी और आपकी प्राइवेट स्फीयर के अंदर, पर्सनल जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए पहुंच गई है, ठीक है। तो ये चीज जब भी ऐसा होता है, जब प्राइवेट स्फीयर के डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में ना होकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग आपके देश में उनके हाथ में हो, ऑब्वियसली बात है, अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका इस केस में फ्रीडम या आपकी लिबर्टी जो है वो आपकी छिन जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, ऐसा हमने पास में एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ हीरो की स्ट्रगल्स करी अगेंस्ट सच डोमिनेशन, जिससे उनकी लिबर्टी, उनके राइट्स, उनका अस्तित्व बेसिकली छिनता चला जा रहा था, ठीक है। बट व्हाट इज दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई। तो ये एक्चुअली हमारे सामने क्वेश्चन है जो राइटर में पुट कर रहा है कि फिर ये फ्रीडम है क्या। अब देख रहे हो ऊपर, अगर मैं आपको एक पूरी कहानी नहीं बताता तो आपको पता भी नहीं लगता कि राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप इसको ऐसे स्किप कर जाते हो। उसने फ्रीडम वर्ड का यूज भी नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी अगली लाइन में आपसे वो सवाल पूछ रहा है, ये फ्रीडम है क्या। क्योंकि राइटर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानो कि रूलर और रूल्ड की बात हो रही है सबसे पहले, और उसके लिए कुछ लोग आवाज उठाते हैं। बेसिकली उनका जा क्या रहा है, रूलर छीन क्या रहे हैं उनसे, लोगों के हाथ से क्या निकल रहा है, लोगों के हाथ से जा रहा है, और जो रूलर छीन रहे हैं दैट इज देयर फ्रीडम, देयर आजादी, देयर लिबर्टी। तो राइटर आपसे फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आजादी है ही क्या, इसका क्या अस्तित्व है, इसका क्या मतलब है, जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए, इवन मरने तक के लिए उतावले हो जाते हैं, ठीक है।
तो इन इट्स एसेंस, अगर फ्रीडम के ऊपर कभी भी स्ट्रगल होती है या पास में अगर हुई है, तो ये देखा गया है इट रिप्रेजेंट्स अ डिजायर ऑफ पीपल। लोगों की एक इच्छा दिखती है हमें इस स्ट्रगल में कि वो अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में रखना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से शेप करना चाहते हैं, ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटी हो टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया। यहां पर दिक्कत क्या थी अर्सवाइल यूएसएसआर में, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, वो पहले इकोनॉमिक डिसीजन लेते लेते व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आपके प्राइवेट स्फीयर के अंदर एंटर करने लग गई थी कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास ये डिसाइड करना, आपका फ्रीडम डिसाइड करना, आपकी लिबर्टी डिसाइड करना, आपकी राइट डिसाइड करना, आपकी राइट्स की लिमिटेशंस क्या होगी, बेसिकली आपके प्राइवेट स्फीयर के अंदर एंटर कर जाना। लोग जो है, लोगों को ये कभी भी पसंद नहीं आता, बिकॉज लोग जो है अपनी जिंदगी की लगाम जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी को अपने हिसाब से शेप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुद वो डिसाइड करें कि उनकी चॉइसेस क्या होंगी, उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी। अब ये वाला रवैया सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल्स मिलकर एक जगह पर जहां पर रहते हैं, जिसको कहते हैं समाज, सोसाइटीज। सोसाइटीज बनी किससे होती हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, तो यही तो बनेगी एक सोसाइटी। यस, मैं मानता हूं कि अगर एक एक इंडिविजुअल को अगर आप लेते हो, तो सोसाइटी के अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा होमोजीनियस नेचर के लोग होंगे, जिनकी सिमिलर चॉइसेस, सिमिलर कस्टम, ड्रेसिंग, फूड सेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। लोग जो हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के भी हो सकते हैं, कि अलग अलग धर्म को वो फॉलो कर रहे हो, कास्ट के अलग अलग हों, रंग रूप के अलग अलग हों, अलग अलग जेंडर के हों, कस्टम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स अलग अलग सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। लेकिन राइटर आपको ये बोल रहा है, एक चाहे इंडिविजुअल से पूछ लो या विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल जो कि मिलकर एक समाज बनाते हैं, आप उनसे पूछ लो, हर कोई पर्सन इस बात के ऊपर एग्री करेगा, दे वॉन्ट आज़ादी इन देयर जिंदगी, ठीक है। और आज़ादी इस प्रकार की कि सभी लोग मिलके, जो कि एक समाज के पार्ट हैं, वो अपने कल्चर को, ठीक है, और अपने फ्यूचर को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। सरकार या किसी एक पर्सन या लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन जो कि सत्ता में बैठे हैं, उनके अत्याचारों से, अत्याचार यहां पर ऐसा नहीं कि कोड़े पड़ रहे हैं, किसी का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है उनकी आज़ादी का, उनके दिमाग के साथ खिलवाड़, इन द सेंस कि पर्सन अपने हिसाब से अपनी लिबर्टी को, अपनी चॉइसेस को, अपनी विशेस को, अपनी एक्टिविटीज को अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता। लिबर्टी और फ्रीडम एक इतनी बड़ी चीज होती है कि एक पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद हो अपने जीवन काल में, लेकिन जिस दिन वो आपको लिबर्टी और आपकी फ्रीडम छीनना मतलब शुरू कर दे, तो आपको उससे घृणा होने लगेगी, आपको उससे नफरत होने लगेगी। क्योंकि पर्सन सहन करते करते क्या होता है कि साइकोलॉजी बोलती है एक पर्सन को ना कंप्रेस करा जाता है। कंप्रेस कैसे? जैसे एक पर्सन सोचता है, हमारा अक्सर एक डायलॉग क्या होता है, चल कोई नहीं यार, चल कोई नहीं, सामने वाले के लिए ऐसा कर लेते हैं, चल कोई नहीं, सामने वाले के लिए वैसा कर लेते हैं। तो पर्सन जो है ना, उसकी साइकोलॉजी कहती है कि उसकी जैसे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग है, पर्सन की जो लिबर्टी होती है ना, जो सी फ्रीडम होती है, वो इतनी होती है जब वो जीवन में अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। लेकिन जब आप जीवन में किसी को अपने ऊपर हावी होने के लिए छोड़ देते हो, या कोई आपके ब्याह पर डिसीजन लेता है, तो वो स्प्रिंग ना, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है। और जेंजी वाले ज़माने में जो आजकल की जनरेशन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि आप जो है अगर किसी की फ्रीडम को छीनते हो, तो ये स्प्रिंग ना कंप्रेस होती जाती है। कंप्रेस इन द सेंस क्या है, अब पर्सन का मन तो बहुत उछल रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों का अत्याचार सहन करते 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 करते, कोई ना कोई ना कोई ना, क्या कलेश करनी, क्या तू मैं करनी, क्या करना इस सिचुएशन में फंस के, ऐसे करते करते पर्सन
स्टेप 1 से आता है स्टेप 2 की तरफ, और धीरे धीरे करते करते ये जो स्प्रिंग है वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है जिसके बाद कुछ बचता नहीं है कंप्रेस होने के लिए। आप जानते हो कि स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा दबाओगे वो उतनी तेज़ी के साथ उछलेगी, और तब जो पर्सन है फिर वो उस पर्सन से जिसने उसकी लिबर्टी को छीना होता है, या फिर ऑलमोस्ट हर एक पर्सन से और पूरे के पूरे समाज से भागने की कोशिश करता है। तभी तो लोग छोटे शहरों से बाहर निकल के बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज दे वैल्यू देयर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे वैल्यू देयर फ्रीडम, दे वैल्यू देयर लिबर्टी, जो कि उनको नहीं मिलती। उनको बहुत बार ऐसा भी लगता है कि अगर वो छोटे शहर में रह रहे हैं, उनके मम्मी पापा की थिंकिंग जो है वो समाज के हिसाब से मोल्ड होगी। इन द सेंस, आपको अपने बच्चों पर ट्रस्ट है, मान लिया आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट है, लेकिन अगर कोई पर्सन किसी छोटे शहर में रह रहा है, वहां पर अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी लड़की इस लड़के के साथ घूम रही थी, या हमने उसको बाइक पर बैठे हुए देखा था, या आपका लड़का गाड़ी में बहुत तेज गेड़ियां मार रहा था इधर से उधर, तो जाहिर सी बात है कि आपके पापा मम्मी आपसे ना पूछते हुए, पहले आपकी बात ना सुनते हुए बाहर की बातें ज्यादा सुनकर आए। अब वो दिक्कत उनकी नहीं है, वो दिक्कत है उनके समाज की, ठीक है। लेकिन जो लोग इस फ्रीडम को, इस लिबर्टी को, इस इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले नेचर को जो वैल्यू करते हैं, तो समाज में आप बहुत बार चीज़ों को चैलेंज नहीं कर सकते। आसान नहीं होता, बहुत बार तो छोड़ो, आसान होता ही नहीं है। क्यों? समाज बना होता है और समाज बंधा होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, समाज बना होता है, समाज का अस्तित्व एक चीज से बना होता है, और समाज उस चीज से बंधा भी होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, बेटर ये होता है कि आप बाहर निकल जाओ। तो लोग जो हैं अपना शहर चेंज करना, अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करना, अपनी कंट्री चेंज करना, ठीक है, ये शुरू कर देते हैं। या फिर वो जब उनकी लिबर्टी मैच नहीं हो रही होती है, तो कभी कभार लोग जो हैं फिर उस आज़ादी के चलते अपने घर वाले, अपने खून से, अपने रिश्ते नातों से बगावत भी कर बैठते हैं। ये सारे एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल साइंस। ये जीएस पेपर 2 नहीं है सिर्फ, मोर और लेस इट इज कनेक्टेड विद जीएस पेपर 4 ऑल्सो, बिकॉज पॉलिटिकल थिंकर्स आपका बहुत मेजर पार्ट है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर में, एज वेल एज एसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने आपको वो एग्जाम्पल दे दिए जो कि थ्योरेटिकल है, मैंने आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी दे दिए। इन सारी बातों से मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि लिबर्टी, फ्रीडम, कुल मिलाकर आपकी आज़ादी बोलने की और आपकी सोच विचार की, ये बहुत बड़ी होती है जीवन में। जब भी इसको कोई छीनने की कोशिश करेगा ना, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, भले ही उस पर्सन ने आपसे एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्यार करा हो, ठीक है। ठीक है, ये इसमें सारे एग्जांपल, सारी चीज़ें कुछ रहत होने की मैंने बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले बताओ, ये एनेक्डोट समझ में आया कि इससे कितनी सारी बातें निकल कर आ सकती हैं? यही चैप्टर की जिस आगे चलकर चैप्टर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसमें मैंने पूरा ऑलमोस्ट समझा ही दी आपको, ज़्यादा पेज जो आगे चलकर आने वाले चैप्टर के अंदर। बताओ, जल्दी बताओ, दिक्कत कोई समझ में आ रहा है? ठीक है, शाइनी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? ठीक है, तो गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डाइवर्स इंटरेस्ट की बात कैसे, मैंने आपको बताया समाज जो है होमोजीनियस लोगों से थोड़ी ना बनता है। होमोजीनियस नेचर के तो हमारे घर परिवार के लोग भी नहीं होते हैं आजकल, सबकी थिंकिंग अलग होती है। सोशोलॉजी के अंदर उस दिन मैंने वो फोटो दिखाई थी ना, वो दादी माँ पूजा कर रही है, बच्चे रॉक म्यूजिक लेकर, गिटार विटार लेकर, बैंड बाजा बजा रहे हैं वो, ठीक है। तो होमोजीनियस नेचर का तो आज तक कुछ भी आजकल कोई भी नहीं होता है। होमोजीनियस नेचर के तो कपल भी नहीं होते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस नेचर। अब क्या होता है, हमेशा हमारे समाज में डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, और लोगों के एम्बिशन भी डाइवर्स होते हैं। अब इस डाइवर्स इंटरेस्ट और एम्बिशंस जहां पर भी होंगे, जहां पर भी डाइवर्सिटी होगी, जैसे मतलब मान लो एक पर्सन है, वो जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, एक पर्सन है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। अल्टीमेटली ये चाहे बात एक दिन की डिसीजन मेकिंग की हो, हमें डिनर का करना चाहिए, ये चाहे बात एक जगह पर जाने की हो, हमें अपनी ट्रिप क्या ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ये चीज किसी चॉइस की हो, तू ये पहन ले, तू ये पहन ले। कुल मिलाकर अगर दो लोग एक दूसरे से अलग हैं, इट विल गिव राइज टू अ सिचुएशन जिसमें वो
हमेशा ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को नोच ही डालेंगे, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, फिलोसफी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर कहलाती है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट प्यार से भी रिजॉल्व हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हंसी मजाक का भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट एक छेड़खानी नेचर का भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट इतना गंभीर भी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर भी करवा दे। ये पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी और साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? जहां पर भी डाइवर्स कोई चीज आ गई ना, फिर चाहे वो इंटरेस्ट हो, एम्बिशन हो, कुछ भी हो, ओपिनियन हो, ठीक है, अब वहां पर कन्फ्लिक्ट के चांसेस है। तो भाई समाज ऐसे कोई तो चल नहीं सकता, क्योंकि समाज कभी भी होमोजीनियस तरह के लोगों से बन नहीं सकता। होमोजीनियस तरह के लोगों से अगर आप समाज को बनवाने की कोशिश करोगे भी ना, तब भी वो पॉसिबल नहीं है। आप किस चीज में होमोजिनिटी लाने की कोशिश करोगे? लड़कियों को रखवा दो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, कौन सी लड़की किस लड़की का भला चाहती है बताओ? कौन सी लड़की दूसरी लड़की की तरह सोचती है? औरत तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैंने आपको बताया भी था चैप्टर 1 के अंदर, इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देखिए कि दादी नानी ने अपने जमाने में के अंदर जो अत्याचार सहन कर रखा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके छोटे भाई को आपके बॉडीगार्ड बनाकर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें आज भी ट्रस्ट नहीं है। अपने साथ उन्होंने इतना कुछ सहन करते हुए देखा, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण के ऊपर आज भी उनको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो, हमने उसके बारे में बहुत बातें करी थी, लेकिन मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, ये जो कन्फ्लिक्ट है, आप होमोजेनिटी नहीं लेकर आ सकते। आप किस चीज में होमोजेनिटी लाओगे? लड़की लड़की, ये तो जेंडर होमोजेनिटी हो गई। उन सबके एज, उन सबका थिंकिंग पैटर्न, उन सबके कास्ट, उन सबका रिलीजन, तब भी वो एक भिड़प में आएगा। जिस टाइम पर एक लड़की मुसलमान है, वो नमाज करने के लिए बैठी हुई है, और किसी लड़की का पूजा का टाइम हो रहा है, तो लड़ाई तो फिर लड़की लड़की के बीच में इस बात को लेकर हो जाएगी। एक लड़की ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, और एक लड़की बहुत ही ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी के पॉश कल्चर से बिलोंग करती है, तो उनके बीच में एक दूसरे के ड्रेसिंग सेंस को लेकर, लुक्स को लेकर हो सकता है भिड़प हो जाए, एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे वो। कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमेशा होती है जहां पर भी डाइवर्सिटी होगी। तो करें क्या इसको रेगुलेट करने के लिए? देखो, अगर आपको मेरी चैप्टर 1 की बातें याद है, जिसको मैंने आपको बोला था ये बहुत एनालिटिकल चैप्टर है, आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। मैंने इतने मेहनत करके उसको पढ़ाया था, वो इस वजह से पढ़ाया था ताकि आप उस बातों को जानो, उनको समझो, और इस चैप्टर के अंदर जहां से चैप्टर 2 में रियल शुरुआत होती है पॉलिटिकल थ्योरी की, आपको वो बातें समझ में आए। बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिक्स कम है, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपको मैंने चैप्टर 1 के अंदर एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि शुरू शुरू में कम्युनिटीज़ बनी कैसे, है ना। कुछ लोग हैं, वो साथ आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करा, मोर और लेस एग्री करा। होमोजेनिटी तो फिर भी थी वहाँ पर, सॉरी हेट्रोजेनिटी तो फिर भी थी वहाँ पर, डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा यस हम एक रीजन में रह रहे हैं, तो चलो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं अपने लिए। फिर एक जोग्राफिकल बाउंड्री आ गई, पहाड़ वगैरह, जोग्राफिकल बैरियर आ गया, फिर कुछ लोग वहाँ पर थे, फिर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, फिर एक जोग्राफिकल बैरियर आ गया, नदी वगैरह आ गई। ऐसे करते करते शुरुआत किसकी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वाली सोसाइटी की, पॉलिटी की। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, और ऐसे डाइवर्सिटी में जहां पर लोगों के डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट और एम्बिशंस हो, वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लिबरल भी हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट ऐसे कि वो संवैधानिक हो, वो कानूनी हो, और लिबरल ऐसे कि वो चीज लिख दी गई हो कहीं ना कहीं पर, लेकिन अभी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए समाज रेडी नहीं है। चलो मैं दोनों तरह के आपको एग्जांपल देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि चले आ रहे हैं, हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉर्म में, उनकी शक्ल में क्या है? एक हमारा है संविधान, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। फिर इसके अलावा हमारे कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शंस के द्वारा आए हुए कुछ रूल्स होते हैं, और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई बॉडीज हैं और ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लाइक जुडिशरी, हमारे पास ट्राइब्यूनल्स होते हैं, हमारे पास कॉशियस जुडिशियल बॉडीज होती हैं, हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, ये सब कुछ है हमारे पास। लेकिन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसका फ्रेमवर्क रेडी करा जा रहा है या करा जाना चाहिए फ्यूचर में समाज को और अच्छा, और स्टेबल, और पीसफुल बनाने के लिए, लेकिन समाज अभी उसके लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? जी हाँ, है, हमारे संविधान में खुद है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर, ये किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं आप समझ गए ना, यानी कि डाइवर्स इंटरेस्ट और एम्बिशंस को, लोगों के कन्फ्लिक्ट को अगर आपको रोकना है तो व्हाट यू नीड इज सम और दी अदर फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं। हमारी कंट्री के एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता दिए, और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बारे में एक एक झलक हो देश के संविधान में या रूल्स एंड रेगुलेशन में कि फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है ये वाला देश, क्या ऐसी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करा जा सकता है एक जगह पर, क्या जैसे हम अपने देश की बात करें तो क्या यूसीसी का आइडिया लाया जा सकता है? जी हाँ, लाया जा सकता है। अभी हमारा देश उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यूसीसी को जिस चीज के लिए लाया जा रहा है वो लाया जा रहा है कि डाइवर्सिटी के अंदर पीसफुलनेस हो। अगर हम इसको ले आए तो डाइवर्सिटी के अंदर और ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कौन सी डाइवर्सिटी? स्पेशली रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इट में रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनते हैं समाज में रहने वाले लोगों के लिए, सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो ये कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, उसकी जो इंडिपेंडेंस होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होता। उसको इंडिविजुअल एंजॉय कर सकता है विद सम और दी अदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब ऐसा क्यों? इसकी छोटी सी झलक मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में दी थी वैसे, लेकिन चलो मैं इसका एक ब्रॉडर एंगल आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप हमारे देश में जानते हो कि जो मौलिक अधिकार आपको संविधान ने दे रखे हैं, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो, हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं हम लोगों को, कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक फंडामेंटल राइट किसी न किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस या फिर कंस्ट्रेंट के साथ आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप आर्टिकल 19 को ही देख लो, आर्टिकल 19 का ब्रॉड टाइटल क्या है? राइट टू फ्रीडम। अगर हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में इसलिए एग्जांपल लेना ठीक रहेगा हमारे लिए, आर्टिकल 19 फ्रीडम। ठीक है, अब इसके अंदर बड़े सारे आर्टिकल्स हैं, स्पेशली एक इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल जो आर्टिकल हमेशा रहता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या कर्टेलमेंट या कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एब्सोल्यूट इसको कभी भी नहीं बनाया जा सकता, ना बनाना चाहिए। बिकॉज ऐसे केस में होगा क्या, एक लाइन आती है हमारे इसी बुक में, अगर एक पर्सन अपने फ्रीडम को एब्सोल्यूट तरीके से एंजॉय कर रहा है और फिर ऐसे हर एक इंडिविजुअल एंजॉय करने लगे, तो पर्सन ये सोचेगा मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसको, इस लाइन को इंग्लिश में कहते हैं माइट विल बिकम द राइट। मैं जो मर्जी चाहूं, मेरी इच्छा अनुसार वो मेरा अधिकार बन जाएगा। अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू जंगल रूल। जंगल में कौन रूल, जंगल में किसका रूल होता है? कौन होता है जंगल का राजा? थप्पड़ मारो अपने शायनी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई नहीं होता जंगल में, किसका रूल होता है? लायन। हाथी जब चलता है ना, लायन उसके पास भी नहीं आता है। ठीक है, और एक छोटी सी चींटी हाथी की नाक में घुस के उसकी भी जान ले लेती है, उससे भी टांडव करवा लेती है। ठीक है, और ये रियल बात है, ये सब कहानी की बात नहीं है जो हमने बचपन में पढ़ी है। एलिफेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उसका जो सूंड होती है बहुत, ट्रंक होता है जो उसका बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी अगर ऐसी सांप बिच्छू या विस्खापर जैसी कोई चीज़ अगर घुस जाए तो वो मर जाता है वो। ठीक है, जंगल में किसी का रूल नहीं होता। माइट विल बिकम द राइट, जंगल रूल। इस जंगल रूल को पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं हम लोग? इस जंगल रूल को पॉलिटिकल साइंस में लोग कहते हैं एनार्की। तो एनार्की पॉलिटिकल साइंस में क्या रूप किस वे में देखने को हमें मिलता है? कन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ chaos।
क्योंकि जब माइट विल बिकम द राइट, जंगल रूल है, हर कोई अपने वे में अपनी फ्रीडम लिबर्टी को अपने वे में एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो वो एनार्की तो है। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में जो सब लोग सोच रहे हैं ना कि मेरा एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा, वो होगा, पर्सन एब्सोल्यूट तो छोड़ो, पर्सन रिस्ट्रिक्शन के साथ तो छोड़ो, देयर ये सिचुएशन में किसी के भी पास कोई फ्रीडम ही नहीं होगा। क्योंकि आप सोच रहे हो गोली लेकर, बंदूक लेकर किसी को डरा दोगे, तो सामने वाला भी तो यही सोच रहा है ना। ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं, इसलिए सब लोग एग्री करते हैं कि यस, हम कुछ लोगों को बिठा रहे हैं सत्ता में, और उनको ये बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार के जो अधिकार हैं उनको अनलिमिटेड मत बनाओ। हम अपने ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन सहन करने को तैयार हैं, सामने वाले को भी करवाओ, ताकि हमारे राइट भी बच सके, उनकी राइट भी बच सके। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा अधिकार? फ्रीडम और लिबर्टी का अधिकार, इंडिपेंडेंस का अधिकार। क्योंकि एनार्की एनार्की बनने से हमें अपने समाज को बचाना है कि किसी भी प्रकार का वहां पर कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी प्रकार का वहां पर समाज के अंदर कियस ना हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए हर कोई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लाता है समाज के अंदर, वो इस बात पे एग्री करता है कि आप अपने फ्रीडम को तभी एंजॉय कर सकते हो अगर आप एक्सेप्ट करो उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। और आज आपके पास इसका आंसर क्या है? वाई डू वी नीड टू एक्सेप्ट कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर राइट्स? एब्सोल्यूट क्यों नहीं चाहते हम उन्हें? ताकि समाज क्या ना बन जाए? एनार्की ना बन जाए, वहां पर जंगल रूल ना आ जाए। जंगल में किसका रूल होता है? किसी का नहीं। और ऐसे समाज में किसका रूल होगा? किसी का भी नहीं रह पाएगा। क्या ऐसे ऐसे समाज के अंदर कोई, जहां पर एब्सोल्यूट है सबके राइट्स, इस पे एब्सोल्यूट है सबकी फ्रीडम, क्या कोई अपनी फ्रीडम को एक्चुअल वे में एंजॉय कर पाएगा? एक्चुअल वे में अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाएगा? नहीं ना। केस होगा हर जगह, ठीक है। लोगों के राइट्स वैसे ही ऑटोमेटिकली लिमिटेड होकर रह जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली खून खराबे के बाद लिमिटेड होकर ना रहे। बेटर ये कि पहले से ही उसके ऊपर कुछ कायदे कानून बना दिए जाएं, ताकि लोग अपनी औकात में रहकर उन राइट्स को एंजॉय करें। उस औकात के दायरे को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, विच आर इंप्लीमेंटेड थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो these rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individual, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity। ये जो constraints है देख रहे हो, इसको important क्यों माना जा रहा है? अगर इस प्रकार के constraints अगर हम accept करना सीख जाएं, तो ऐसा देखा गया है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के द्वारा, लोगों ने भी इस पे समझौता, मतलब एक सहमति जताई है कि हम फ्री हो जाएंगे फिर किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से। क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड वे में अपने फ्रीडम को एक्सेस करने की सोच रहे हो, तो आप तो एनिमल हो बाय नेचर, सामने वाला भी तो फिर एनिमल हो सकता है, और क्या पता उसका शिकार आप ही हो। और ये जो है कंस्ट्रेंट्स वाला जो फ्रीडम है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, कंस्ट्रेंट्स वाली जो फ्रीडम और लिबर्टी है, ये हमें इनसिक्योरिटी से बचाएगा और हमें ऐसी कंडीशंस देगा जहां पर हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलपमेंट किस प्रकार की? एक समाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति जिसके पास लिमिटेड फ्रीडम होते हैं, और सबके पास लिमिटेड फ्रीडम होते हैं, तो वो अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता है। लाइक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, यही होती है, मतलब ऐसे बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो मॉरल डेवलपमेंट, और फिर उसी के अंदर चाहे आप भले ही इसको ऐड कर लो जबरदस्ती, एथिकल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनल डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, किसी का माइंड बांध कर ना रखो आप, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है। और ये जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे आ रही है? जब पर्सन के पास फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम एक एक दायरे के अंदर है, ठीक है। यहीं से आज़ादी की लड़ाई के वक्त एक कंसेप्ट आया था कि
मैं अपने आप को अच्छी तरीके से चला सकता हूँ, मुझे बस ये बता दो कि मुझे कितने दायरे में रहकर काम करना है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, फिर हर एक इंडिविजुअल को बता दो। इसको कहते हैं, एक तो जो रूलर्स हैं वो मेरे देश के ही हो, जो कि मेरे को ये समझाएंगे कि मुझे किस दायरे में रहकर काम करना है, ठीक है। और मैं अपने आप से अपने आप को गवर्न कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट स्वराज का, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था। मतलब उनका, वैसे स्वराज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का भी कंसेप्ट है स्वराज में। आई एम सॉरी, महात्मा गांधी ने कोई इन्वेंट नहीं करा था ये, ठीक है, अहिंसा सत्याग्रह की तरह। लेकिन उनका एक स्वराज का एक अलग मीनिंग था, जो कि बाकी लोगों से अलग था। ये रहा, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर स्वराज। और मैं आप सबको ये पॉलिटिकल साइंस, ये अपने लक्ष्मीकांत के अंदर अलग से पढ़वा भी चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तब मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बुक दिखाई थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ज़्यादातर जो डिस्कशन है फ्रीडम के ऊपर, मतलब फ्रीडम एज अ वर्च्यू, फ्रीडम एज अ प्रिंसिपल, फ्रीडम एज अ फिलोसफी, फ्रीडम एज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल। पॉलिटिकल थ्योरी के दायरे के अंदर जब भी एक शब्द की बात होती है, फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इट हैज़ देयर फॉर फोकस ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स, कि ऐसे प्रिंसिपल्स इवॉल्व हों एक देश में, उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे के अंदर, जिसके द्वारा हम डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स, मतलब कौन से ऐसे बंदिशें हैं जो कि सामाजिक तौर पर ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है, और कुछ अदर रिस्ट्रिक्शंस भी जो कि इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन्होंने सोचा है कि सबको इन इन कंस्ट्रेंट्स में बांध कर रखना, उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम ना देना जरूरी है। देयरफॉर देयर हैज ऑल्सो बीन अ डिबेट अबाउट पॉसिबल लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम विच में रिजल्ट फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो एक डिबेट चलती है कि हमारी फ्रीडम के ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए, और ये कहाँ से आएगा? ये वाली लिमिटेशंस, ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी आपकी फ्रीडम के ऊपर, वो आएंगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो इक्वल क्या कहते हैं, अधिकार मिले, जो कि उसकी समाज में डिग्निटी को मेंटेन करके रख सके। अगर आप ये चाहते हो कि आपको सामाजिक तौर पर इज्जत मिले, तो सबके पास वो इज्जत हो। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, जहां पर आप अपने आप को ग्रो कर सको, अपने पैसे को ग्रो कर सको, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली जिंदगी बिता सको, तो हर किसी के पास ये अधिकार होना चाहिए, कोई भी इन अधिकारों से वंचित होकर ना रहे। बिकॉज ये सारे जो आइडियाज़ हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो भी होते हैं, हम इनको बेसिकली देखते हैं कि ये एक पर्सन के लिए पॉलिटिकल राइट्स तो बाद में होते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए ये एक नेचुरल ह्यूमन राइट्स होते हैं। मैं यहाँ पर ना तो नेचुरल राइट्स बोल रहा हूँ, ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स बोल रहा हूँ, मैं एक यूनिक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेचुरल ह्यूमन राइट्स। मतलब इंसानी शरीर में जो पर्सन पैदा हुआ है उसको ये अधिकार तो मिलने ही चाहिए। हाँ, वो समाज का पार्ट है, और समाज में हर एक पर्सन फिर अपने हिसाब से उन अधिकारों को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। कभी कभार अगर वो अपने हिसाब से उन अधिकारों को एंजॉय करने की कोशिश करेगा या करेगी, तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनको कर डाले एंजॉय, बहुत ज़्यादा उनको मिस यूटिलाइज कर डालें, जिसकी वजह से दूसरों के अधिकार वंचित हो जाएं। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं समाज के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब बातें जानेंगे। राइटर आपसे कह रहा है कि फ्रीडम क्या होती है, इंडिविजुअल की सोसाइटी क्या होती है, फ्रीडम के नेगेटिव पॉजिटिव डायमेंशन क्या होते हैं, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक हार्म प्रिंसिपल। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये हार्म प्रिंसिपल। आपके एथिक्स के आंसर से वो होंगे, एनरिच होंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना, एसडीएम के साथ तो थोड़ा सा आप कम ही देखोगे, लेकिन अगर आप डीएसपी हो, हार्म प्रिंसिपल आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। एसडीएम को भी समझाना पड़ता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन हार्म प्रिंसिपल आप ऑब्वियसली बात है शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन इसका जो जिस इसकी जो क्रक्स है वो आप लोगों को बताओगे, ठीक है। कि हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत हम प्रशासनिक लोग हैं, हम सरकारी नौकर, हम जनता की नौकर हैं, आपके ही नौकर हैं, लेकिन कृपया जब आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाए तब आप हमें तंग करा करो, हमें हर टाइम पे तंग करके मत बुलाओ, ठीक है।
आप हमें सिर्फ इतने ही दायरे के अंदर रहकर कॉल कर सकते हो जब आपके साथ इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम हुआ हो। तो वो हार्म प्रिंसिपल के थ्रू हम उनको समझाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं एज अ डीएसपी, एज अ एसडीएम के हार्म प्रिंसिपल क्या, लेकिन हार्म प्रिंसिपल हमें जनता को समझाना पड़ता है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था कंसेप्ट, जीएस मिल ने। तो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। पहले आपको बताओ, इंट्रोडक्शन में मैंने आपका मेजर चैप्टर कवर करवा दिया वैसे। क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।